क्लस्टर बम गिराए गए हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके की खबर है, लेकिन नुकसान इजराइल को भी अच्छा खासा हुआ है। इसके बारे में भी, हाइफा के बारे में भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या अपडेट्स हैं, कैसे ईरान भारी पड़ रहा है और अमेरिका के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हुई हैं और अमेरिका की तरफ से अब क्या चेतावनी दी जाने लगी है, आईआरजीसी क्या करने जा रही है या प्लानिंग कैसी चल रही है, इन सब मसलों पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है आनंद, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर एक धमाका हुआ है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान का, और उस धमाके से एक तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि आज 8वां दिन हो गया है और ईरान एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लगातार कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। और ये जो ईरान के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और इसमें भारी नुकसान सहना पड़ रहा है ईरान को। लेकिन इस बीच एक खबर सामने ये भी आ रही है कि 80 जेट से तेहरान पर हमला हुआ है, जो कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान और अमेरिका और इजराइल ये तीनों जो है कि 8 दिन से लगातार हमले कर रहे हैं इसमें। लेकिन अरब देश की अभी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन अरब देश क्या कहना चाह रहा है और अरब देश क्या कह रहा है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर सामने और आ रही है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनकी पुतिन से बातचीत हुई है फ़ोन पर, और इस बातचीत में उन्होंने बोला है कि ईरान के साथ रूस खड़ा रहेगा, हमेशा से खड़ा भी रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, उनका ये भी कहना है। तो अब ये देखना ये होगा कि ये जो हमले हुए हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाएगी, इसमें कितने भारी नुकसान हुए हैं, एयरपोर्ट पर क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है ईरान के। लेकिन इस पे एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें यह है कि बड़ा धमाका दिख रहा है उस, क्योंकि वो जो धमाका एक तरीके से ये भी सामने वीडियो में दिख रहा है कि मिसाइल गिरे हैं उसके बाद धमाका हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक है, भारी नुकसान हुआ है। और इस बीच ये जो नुकसान हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये आपको बता दें मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर ये घटनाक्रम सामने आया है। रूस साथ में खड़ा है, इसके मायने क्या हैं? दरअसल वेनेजुएला में जो कुछ हुआ तब भी हमने ये खबर देखी थी कि रूस साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रूस की भूमिका क्या वैसी ही है जैसे रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा था, वैसे ही क्या ईरान के साथ खड़ा है? सवाल ये भी है आनंद की हमने ये देखा कि ईरान के ऊपर जब 12 दिन का युद्ध हुआ तो ईरान के ऊपर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने खूब बम गिराए, इजराइल जेट्स भी खूब गरजे, मिसाइलें भी दागी गई। तो सबसे अगर कमज़ोर कड़ी जो रही तो वो ईरान की थी एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने इतने वक्त में मजबूत नहीं किया, हालांकि मिसाइल पावर बढ़ाई लेकिन मजबूत नहीं किया। तो क्या एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होने वाला है? और अभी तक ईरानी पावर की बात करें तो क्या पावर है उसकी? देखिए, पावर तो उसके पास आप देखेंगे तो मिसाइल की पावर जो है कि ईरान के पास बहुत अधिक है। और रह गई बात अगर एयर डिफेंस सिस्टम की, तो एयर डिफेंस सिस्टम तो इजराइल के भी फेल हो रहे हैं और ईरान ने इसको लेकर के दावा भी किया है। तो आप ये देखिए कि जो सस्ते ड्रोन हैं महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ईरान जो है कि देखिए शुरू से बोल रहा था कि ये 12 दिन का जो हमला हुआ है जून में, ये हमारी कमी रही है, लेकिन अब जो हमला करेंगे या फिर अब जो युद्ध छिड़ेगा उसमें ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। और वो दिख भी रहा है, लगभग 8 दिनों से आप देखेंगे तो लगातार हमला कर रहा है, चाहे वो अमेरिकी एयरबेस हो, मिडिल ईस्ट में जितने देशों में हो, या फिर इजराइल के जितने भी शहर हो। आप बड़े बड़े शहर जो हैं इजराइल के, तेल अवीव ले लीजिए, यरूशलेम ले लीजिए, तो जितने बड़े शहर है इजराइल के वहाँ पर लगातार हमला बोल रहा है। और खबरें ऐसे भी सामने निकल के आ रही हैं कि अब जो है कि इजराइल के पास हथियार की कमी हो गई है, जिसको लेकर के अब मदद मांग रहा है अमेरिका से इजराइल। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन 20 वर्षों से अगर देखा जाए तो इजराइल जो है कि ये पीटता था, ढिंडोरा पीटता था कि इजराइल बहुत मजबूत है और उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। तो ये जो गलतफहमी थी ईरान ने खत्म कर दिया है, क्योंकि ईरान देखिए लगातार 8 दिनों से हमला कर रहा है। आपको भी पता है कि लगातार तेहरान में, तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और उस बीच
जो सरकार है, इजरायली सरकार है, वो लगातार नागरिकों को बंकर की ओर भेजते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल का जो दावा था कि उनको कोई छू नहीं सकता है, तो ये बात ईरान ने, इसको गलतफहमी जो थी इजराइल की, उसको दूर कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 के करीब का अगर ड्रोन है, उसकी कीमत है, तो उसको गिराने के लिए लाखों रुपए की, मतलब 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ये एक बड़ा झटका। एक चीज़ और है कि मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश हैं जहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने, वहाँ पर थार्ड सिस्टम है और पैट्रियट सिस्टम लगाया गया है। उसको कई जगहों पर अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है, इसकी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी बात यह है कि इतने वक्त तक आपने देखा कि इजराइल जो है वो गाज़ा पर बमबारी करता रहा। दरअसल उसको ये लग रहा था कि हमारी सुरक्षा ऐसी है कि अभेद्य है और हम पर कोई हमला कर ही नहीं सकता, जो बात आनंद कह रहे थे। तो ये मुगालते ईरान ने दूर कर दी और वहाँ पर हाइफा में जो खबर आ रही है बहुत नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से 43 लोगों की मौत और 200 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ईरान को कोई मदद नहीं मिली, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली, उसके ऊपर प्रतिबंध वो लगातार झेलते हुआ आ रहा है। उसके और जिसे मदद मिली, टेक्नोलॉजी मिली, जिसे हथियार मिलते हैं, जिसे डॉलर्स की ग्रांट मिलती है, उसको धुआं धुआं कर दिया। मतलब इसराइल की मैं बात कर। बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार से, आपको भी पता है कि जब से 79 से अमेरिका हटा है वहाँ से, उसके बाद से आप देखेंगे तो ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगे हुए हैं। और 2018 के बाद से अमेरिका ने तो इतने प्रतिबंध लगा दिए कि आज उनके रियाल जो है कि एक प्रति डॉलर जो है 15 रियाल है, लेकिन 15 लाख रियाल है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान, अमेरिका भी जानता है कि ईरान को वेनेजुएला हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जिस तरीके से ऑपरेशन चला करके वो उड़ा ले करके वहाँ पर सब अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन ईरान में क्या है कि भले खामनेई साहब की मौत हो गई है, लेकिन अभी भी अगर वहाँ पर देखा जाए तो ईरान लड़ने के लिए सक्षम है। और अगर देखा जाए तो इजराइल पूरी तरीके से टूट चुका है। भले इजराइल लगातार आप देखेंगे तो तकनीकी उनके पास तकनीक भी है, उनके पास अमेरिका का सपोर्ट भी है। आपने जैसा डॉलर की बात की, डॉलर भी है, डॉलर की भी मजबूती उनको मिलती है। लेकिन इस बीच जो है कि अगर रूस का उनको सहयोग मिल जाए, अभी तो वो अपने मिसाइलों से, अपने बनाए मिसाइलों से अभी तबाही मचा रहे हैं ईरान। लेकिन अगर रूस का उनको मदद मिल जाता है या फिर रूस का उन्नत हथियार उनके पास पहुंच जाता है, तो सोचिए इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो एयरबेस क्या खबर आ रही है? क्या है खबर? यह है कि रूस जो है पुष्टि कर दिया है, रूस ने बोला है कि ईरान को वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण भेजेंगे, यानी कि बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम भी। तो एक तरीके से रूस, जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मसूद पेजेस्कियान और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है, उसके बाद से ये सारी खबरें निकल के सामने आ रही है कि रूस ने जो है ये एक तरीके से ईरान को हथियार भेजने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है कि अमेरिका दावे कर रहा है कि हमने बंकर बस्टर बम गिराए और उनके ज़मीन के भीतर वाले ठिकानों को तबाह कर दिया। तमाम दावे किए जा रहे हैं, इससे पहले हमला नहीं हुआ होगा, ऐसा हमला देखेगा ईरान। लेकिन एक चीज़ है, और जो खबर आ रही है वो ये आनंद बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका प्रेशर में है। तभी यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड के बाद एक और तीसरा युद्धक विमान वाहक पोत जो है वो अगर मिडिल ईस्ट के समंदर में उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगने लगा है कि हमने अभी तक जो तैयारी की वो कमी है और प्रेशर बनाने के लिए और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब बातचीत चल रही थी रूस और ईरान और इजराइल और अमेरिका की, तो अमेरिका और ईरान की आपको भी पता है कि जेनेवा और ओमान में बैठक हुई थी, लेकिन उस बीच उसी समय से ही अमेरिका जो है कि तैयारी शुरू कर दिया था। लेकिन उनके तैयारियों में सच में कमी लग रही है, तभी वो तीसरा जो है कि यूएसएस जॉर्ज HW बुश भेज रहे हैं। ये जो जहाज है ये बहुत ही तकनीक से भरा हुआ है, हथियारों से मतलब हथियारों का जखीरा लेकर के एक तरीके से हम ये कह लें तो चल रहा है। लेकिन यूएसएस जो है कि अब्राहम लिंकन हो या फिर अगर हम देख लें यूएसएस WH बुश भी है, ये तीनों जो जहाज हैं एक तरीके से ये दिखा रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक जहाज पर कोई भी मिसाइलें नहीं गिरी है ईरान की, ये अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये जो HW बुश है ये जल्द ही ईरान के पूर्वी मध्य सागर में
तैनात हो सकता है। तो इसमें ईरान के लिए क्या चिंता का विषय हो सकता है? ईरान के लिए चिंता का विषय ये है क्योंकि अब वो चारों तरफ से घेरे जा रहे वो हैं। होर्मुज वाला जो बेल्ट है वो सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट किए हुए है अमेरिका के लिए भी। इसलिए तो अमेरिका अब ये भारत से कह रहा है कि आप रूस से अब तेल खरीद लो। तो ये पहली बात तो हुआ दे, मतलब ठीक है हमने आपसे डील की है, सब कुछ है, लेकिन आप हमें ये थोड़ी बताएंगे कि अब खरीद लो और तब खरीद लो और अब मत खरीदो। लेकिन ये प्रेशर है, अमेरिका का ये बयान, भले ही वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या करो और क्या ना करो, लेकिन ये अमेरिका का प्रेशर है क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर वहां पर तेल की आवाजाही, तेल का बिजनेस प्रभावित होता है तो ये अमेरिका के हितों के लिए नुकसान होगा बिल्कुल। और लेकिन हालांकि आप जैसा बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज को, तो उस पर एक बहुत बड़ा बयान आया हुआ है। ईरान के जो उप विदेश मंत्री है उनका बयान आया हुआ, उन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया है, मतलब पुष्टि कर दिया है। जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई अभी ईरान नहीं कर रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच अमेरिका के ट्रेजरी जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी वो दे रहे हैं और कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर्स जो हैं हमने उनको कमज़ोर करने का काम किया। एक देखिए आप, ये अगर पैटर्न देखें तो शुरुआत में ईरान ने खूब सारी मिसाइलें दागी, ड्रोन्स दागे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, और उसके बाद उनकी संख्या में कमी आ गई। अमेरिका को क्या लग रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि अब इनके जो भंडारण क्षमता है इसमें कमी है। लेकिन जो कुछ जानकार जो समझते हैं युद्ध को, उनको ये लग रहा है कि अब ईरान जो है वो एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि ये गुमान हो जाए और ईरान ये चाहता भी है कि किसी को ये भ्रम हो जाए कि ईरान का मिसाइल भंडार जो है वो कम हो चला है, क्योंकि ईरान इस बात को लेकर पहले ही आगाह भी कर चुका है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें जो है रीजनल वॉर या रीजनल टेंशन में तब्दील हो जाएंगी, और ईरान ने अमेरिका को बताया था। बिल्कुल, तो तैयारी तो वैसी कुछ करके रखी है ना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आयतुल्लाह अली खामनेई का मैं फिर से बयान कोट करता हूँ, उन्होंने यही बोला था कि ईरान के एक भी क्षेत्र में कहीं भी हमला होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट को ये झेलना पड़ेगा। और आज उसकी आप देखिए तो तस्वीर साफ नज़र आ रही है। और अगर हम आपको बता दें तो ईरान मिडिल ईस्ट के कोई भी, मतलब बहुत कम ही ऐसे देश जो बचे होंगे जहां पर हमला नहीं किया, ना तो तुर्की हो गया, अजरबैजान। कल तो अजरबैजान वाली जो खबर थी वो बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि अजरबैजान ने साफ बोल दिया था कि ईरान का अगर हमला होता है हमारे पर या कोई भी रॉकेट गिरता है तो अजरबैजान अब ईरान को नहीं छोड़ेगा, ईरान पर हमला करेगा। तो अब ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन में भी बहुत सारे हमले हुए हैं, दुबई में आप देख रहे हैं किस तरीके से तबाही मचा रहा है ईरान। लेकिन अब तक ये देश चुप हुए हैं, चुप बैठे हैं, और वो चाह रहे हैं कि बातचीत हो जाए। लेकिन ट्रम्प का जो ताज़ा बयान आ रहा है, या फिर मसूद पेजेस्कियान का हम ताज़ा बयान अगर कोट करें, तो उससे ये साफ निकल रहा है, या फिर निष्कर्ष अगर उसका निकाला जाए तो ये निकल रहा है कि अब वो दोनों देश जो है कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं। और ईरान ने इसको लेकर के पहले ही बोल दिया था कि जो युद्ध हम स्टार्ट करेंगे या फिर जो हमला हम कर रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि वहाँ पर ईरान में जो सेना है, अब केंद्र जो सेना की है ना, वो कहीं नहीं रही है। मतलब जहाँ जो टुकड़ा बटा हुआ है वो अपना फैसला ले रहा है ईरान के पक्ष में। बिल्कुल, कुल मिलाकर विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, वैसा कर दिया गया है कि अब कोई एक कमांड नहीं है कि आपने एक कमांड को उड़ा दिया तो अब कमांड देने वाला कौन है जिसका इंतजार किया जाए। सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सब अपना वॉर अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और ताकि हम नेतृत्व पर हमला हो तो भी हमला जो है, मतलब उसका जवाब जो है वो लगातार दिया जा सके। मतलब जिसको कहते हैं कि मोराल कहीं भी तोड़ ना सके दुश्मन, एक आखिरी जो हमारा सैनिक है उस तक हम जंग लड़ेंगे, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है। इधर अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले हफ्ते में अमेरिकी बलों ने 3000 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये दावे जो हो रहे हैं, इस बीच IRGC ने भी ये वार्न कर दिया है, ख़ास तौर पर कुर्द लड़ाकों को, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस वहाँ उनको
हथियार और ये साजो सामान देने के लिए उतरी थी, तो उनको एक तो रोकने का काम किया है। उनको 3 जगह रोक दिया गया इराक में, और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर आप हमारे क्षेत्र में दाखिल होते हैं तो हम आपको मसल कर रख देंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अपडेट्स हमने आपको बताया, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन इस बीच एक और चलते चलते खबर मैं आपको बता देता हूं कि ईरानी वॉरशिप पर हमले के बाद अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने श्रीलंका पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका वही जिन्होंने उनके ईरान के वॉरशिप को उस पर डूबते हुए लोगों को बचाया था। तो ये किया है कि श्रीलंका की सरकार से कहा है कि वो इस सप्ताह डूबे ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना के बचाए गए लोगों को वापस ईरान ना भेजें। ये उसको गाइड कर रहा है, किसको? श्रीलंका को। अमेरिका ये बता रहा है। और दूसरे जो अगर श्रीलंका के पोर्ट पर दूसरे ईरानी शिप के क्रू मेंबर्स हैं उनको भी ईरान ना भेजा जाए। रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिकी विदेश विभाग के इंटरनल केबल के हवाले से ये जानकारी दी है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से हमला करके ईरानी वॉरशिप डेना को डुबो दिया था और उसमें कई सैनिकों की मौत भी हो गई थी। बिल्कुल। तो एक इसके साथ एक और ताज़ा खबर सामने आ रही है कि इजराइल को 12,000 बम बेचने की अमेरिकी मंजूरी मिल गई है। तो ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए टेंशन बढ़ गया है। और ये मंजूरी में है क्या? अमेरिका ने इजराइल को 151.8 बिलियन डॉलर की सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत इजराइल को 12,000 BLU 110A/B श्रेणी के 1,000 पाउंड के बम दिए जाएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे आपातकालीन आधार पर मंजूरी दी है, और जिसमें मतलब आपातकालीन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। हाँ, ऐसा और यही कारण है कि वो तीसरा जहाज भेज भी रहे हैं, जंगी जहाज। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ आप ये समझिए कि आप किसी को भी सुन लीजिए, अभी इस वक्त में जब वॉर चल रहा है तो आप किसी को भी, कई लोगों से, कई जगहों से आप खबरें जुटाते होंगे, दर्शकों से बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ये समझिए कि अभी हालात क्या हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया को ये बताने में लगा हुआ है कि मैं अभी भी ताकतवर हूँ, मैं अभी भी सुपर पावर हूँ, और उसे ये दिखाना पड़ रहा है। तमाम मुल्क जो हैं नाराज़ चल रहे हैं अमेरिका के इस रवैये को लेकर। कहीं पर भी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका जो है उसने जानबूझकर ये सब चीज़ें जो हैं वॉर को, एस्केलेशन को बढ़ाया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, और ये बहुत बड़ा बयान आया है, और ईरान ने, देखिए, UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके लिए एक बड़ा बयान दिया है। और क्या कहा है? बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सीधी है। ये कहा है कि आप न्यूट्रल रहिए। लेकिन अगर UN सेक्रेटरी जनरल को ये ईरान को कहना पड़े कि आप न्यूट्रल रहिए, तो इससे चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम अनजस्टिफाइड अटैक झेल रहे हैं, और वो भी 2 ऐसे मुल्कों से जो परमाणु संपन्न देश हैं, तो आप कृपया न्यूट्रल रहें। ये ईरान की तरफ से कह दिया गया। खैर, वीडियो में इतना ही, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।